हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, नीट 2023 कंप्लीट हो चुका है। मेरी कोई ऐसी वीडियो नीट पे नहीं आई। और मैं आपको ये बता दूं, जेई भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप नए व्यूअर हैं या नए एस्पिरेंट हैं एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए, तो जी जान लगा दीजिए। ज़िंदगी में एक्सक्यूज मत रखिए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह है बच्चों मेरी आपसे, ये जो वीडियो है आज की, ये मेरे नीट 2024 के बच्चों के लिए है। आपको ऑलरेडी पता होगा जो डीएनए सीरीज है हमारी, वो नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं और कंसेप्ट को बहुत इजी टाइम में डील करते हैं। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, सच में इन द सेंस कि आप अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं, आप सच में चाहते हैं कि आप एम्स में जाए, आप डॉक्टर बने, तो बच्चों आपको मैं एक सजेशन दूंगा। अगर आपको मानना होगा मानिए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। जैसा करते हैं उसके बाद फिर लोग रोते हैं कि ये करता तो ये होता। तो अगर आप वो बात मेरी मानेंगे बच्चों, तो मैं आपसे ये कहूँगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़िए कि उससे कुछ भी आ जाए आप कर लोगे। तीसरी बात, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। भले ही आप कोई भी कोचिंग में, आई होप आपने बहुत सारी कोचिंग आजकल चल रही हैं, कोई मिनिमम कॉस्ट कह रहा है, कोई चल रही है, अच्छी बात है, पढ़ाई होनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी को कि सबकी कोचिंग चल रही है। आपको किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, ये वहाँ से आ गया हम वहाँ से चले गए। आपको अपना रिजल्ट देखना है। अल्टीमेटली रिजल्ट काउंट होगा, टीचर काउंट नहीं होगा। जिस टीचर से आपको हेल्प मिली है आप उसको थोड़ा बहुत याद रखेंगे ज़िंदगी में, और भाई ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप और कुछ उसके बारे में करेंगे। वो तो उनका काम है पढ़ाना, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही ना। कुछ लोग कहते हैं सर आपके सब्सक्राइबर कम है, आप ऐसे कंटेंट मत दो। अरे क्या हो रहा है उससे? कोई अब मेरे मैं आपको अगर सच में बताऊँ, मेरी 10-12 वीडियो जो हैं पीछे लास्ट में, सब में 100 प्लस व्यूज़ चले गए हैं। लेकिन उसमें सब्सक्राइब जो देखने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले कम हैं, नॉट सब्सक्राइब करने वाले ज़्यादा हैं। तो मुझसे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी मेरे को किसी ने यहाँ पर कमेंट किया है या कोई अपना फीडबैक दिया है या कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैंने उसको हमेशा उसका जवाब दिया है और मैं ऐसा देता रहूँगा। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो नीट 2024 के एस्पिरेंट है बच्चों, आपने जिस भी कोचिंग को ज्वाइन किया है, आप वहाँ अच्छे से पढ़िए, वहाँ के टीचरों पे भरोसा करिए। कोई आपको अगर डाउट रह जाता है आप मेरे से कहिए। मैं ऑलरेडी टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं अगर डाउट रह जाता है। आपको कंप्लीट वो टॉपिक आना है। समझ रहे हैं यहाँ तक? उसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत जल्दी एनसीईआरटी रीडिंग करके एक वीडियो बनाऊंगा, फटाफट बनाऊंगा हर चैप्टर की, हफ्ते में एक तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरी बात, जो ड्रॉपर बच्चे हैं मेरे, जिनमें बहुत डिप्रेस हैं, जो बच्चे जो सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, बच्चों आप अपने पे भरोसा करिए। जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे उस दिन ये चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। उस दिन आपको ये बात रहेगी कि आपके पीछे कोई था और किसी ने आपको मोटिवेट किया। वो सब आपके अंदर से निकलना चाहिए, तो आप ईजिली करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, ये सारी बातें थी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, सभी को शुभकामनाएं आगे अपनी तैयारी करने के लिए। आप सोचेंगे बहुत टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है। अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम नहीं है। छोटे छोटे मिनी टारगेट बनाइए। ये नहीं कि दिन में 24 घंटे हैं, 12-13 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल हो गया। अरे भाई, इससे कुछ नहीं होगा। मिनी छोटे छोटे टारगेट बनाइए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड है। थोड़ा वर्कआउट करिए, अच्छे से अपने को मेंटेन रखिए, और पढ़ाई अपने आप ही होगी। सबसे पहले डिसिप्लिन है, अगर वो नहीं आता है तो आप बहुत पीछे होंगे। आज जो मेरी जो ये सीरीज है, जो मेरी डीएनए सीरीज है बच्चों, इस सीरीज में मैं आपको बताऊं, अभी तक हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते थे, लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ ऑब्जर्व किया। शॉर्ट ट्रिक भी आएंगे इसमें बीच बीच में, लेकिन मैंने बीच में ये ऑब्जर्व किया कि नीट में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं।
मतलब बार बार इन द सेंस कि अगर पीवाईक्यू रिपीट नहीं हुआ तो आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और उस टॉपिक को मैं नाम दूंगा फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक। और आज का मेरा पहला टॉपिक होगा FAT नंबर 1 चल रही है मेरी ये सीरीज। इस FAT में हम डिस्कस करेंगे कोई एक टॉपिक, उससे रिलेटेड 2-4 पीवाईक्यू, ठीक है, रेफरेंस के फॉर्म में। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैं आपको बाद में करवा दूंगा, तो उस समय आपको वो हेल्प करेंगे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए सीरीज 100% हेल्पफुल होगी। अगर आप ड्रॉपर नहीं हैं, अभी 12 में गए हैं, और आई थिंक 12 में आप गए हैं, तो अभी टॉपिक धीरे धीरे कवर हो रहे होंगे आपके। तो मैं इसको अभी क्लास 12 रैंडमली स्टार्ट करूँगा। तो जो 12 वाले टॉपिक हैं, क्लास 12 में जो टॉपिक हैं, उससे आपको अभी इंतज़ार करना है। जब आप पढ़ोगे तो तब आना वहाँ पे। लेकिन जो क्लास 11 आप पढ़ चुके हैं, अगर आपकी वेस्ट भी हो गई तो कोई बात नहीं, आप वो टॉपिक देख के उस टॉपिक पे कमांड बना सकते हैं। आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। जैसे लास्ट टाइम में मैं बच्चों से कहता हूँ, बच्चों फ्लूइड छोड़ दो, आप नहीं हो पाएगा। तो फ्लूइड आप छोड़ दो, लेकिन कम से कम FAT कर लो उसकी। FAT मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक कर लो। तो आज जो मेरा टॉपिक है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक। मैंने बहुत ज़्यादा बातें बता दी आपको, ठीक है। बहुत बार बच्चे कहते हैं ऑफलाइन में, सर आप सीधा पढ़ाते हैं इसलिए व्यूअर कम है आपके। बच्चों अब मैं आपसे ये कहूँ, मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं रखनी है, और मुझे ये काम करना ही है, चाहे व्यूअर हो चाहे ना हो। क्योंकि स्टार्ट कर दिया तो आप ख़त्म नहीं करेंगे। आपके लिए ये काम करेंगे। जो गरीब बच्चा है वो हमसे जुड़ेगा, जुड़े भी हैं, और वो सक्सेस पाएगा। जिस दिन मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, उस दिन मुझे समझ लो कि उसका रिजल्ट मिल गया। समझ रहे हैं? आपका सक्सेस ही तो अल्टीमेटली हमारा गोल है ना। और क्या होगा, कोई भी टीचर का गोल क्या होगा, उसके बच्चे सक्सेस करें। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम दूसरी कोचिंग में जा रहे हो, तुम फेल हो जाओ। कोई टीचर नहीं चाहेगा। माँ बाप के बाद टीचर ही तो पीछे से होते हैं, और दोस्तों तो चाहता ही है साला मैं भी फेल हो गया हूँ, ये भी फेल हो जाए। तो इसलिए अगर आप जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अपने डाउट को। अगर लाइक शेयर नहीं भी करते हैं ना, कमेंट करिए, सर ये नहीं आया, सर ये आया, सर ये इस टॉपिक पे हमको चाहिए, सर ये वाले पीवाईक्यू चाहिए। जो कहोगे कोशिश करूँगा पूरे करने की। बहुत जल्दी NCERT लाइन बाय लाइन क्लास 12 से स्टार्ट करूँगा, और ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊँगा एवरग्रीन होगी जो, ठीक है। बहुत जल्दी करूँगा काम, उस पर मैं चल रहा है। तो AC में अगर मैं देखूं 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है AC का सीरीज LCR। सीरीज LCR के अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे तो LCR सर्किट से इतने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी सीरीज LCR से। तो FAT 1 सीरीज LCR। और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी DNA सीरीज में। और DNA सीरीज में जो 16 वीडियो है वो शॉर्ट ट्रिक है, बीच बीच में आते रहेगी। लेकिन FAT करके मैं डाल दूंगा, तो आप FAT करके देख लेना। मैं उस थंबनेल में डाल दूंगा या कुछ ऐसे भर दूंगा, ठीक है। तो सीरीज LCR मतलब ये हुआ L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, और R फॉर रजिस्टर। तो जब किसी AC सर्किट में या किसी L को, या पहले R को कर लो, हमने एक R लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया, उसके बाद मैंने एक इंडक्टर लगा दिया, और फाइनली थर्ड मैंने लगा दिया कैपेसिटर। इन तीनों को सीरीज में अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ बच्चों किसी वोल्टेज सोर्स से, तो ये हमारा LCR कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये मेरा कोई एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। अब इस LCR सर्किट में आप देखेंगे जो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हैं, ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं किसी अल्टरनेटिंग EMF सोर्स से, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं इस टॉपिक में, आपको ये पता होगा जो रजिस्टर है, रजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो फेज में होंगे, या आप बोल सकते हो किसी एक फेज में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सेम फेज में होते हैं दोनों, करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। जो इंडक्टर है बच्चों, इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा वो आपका करंट से π/2 आगे होता है, ठीक है। वो कहाँ होता है, अहेड ऑफ करंट बाई इन फेज बाई π/2। तो आप ये कह सकते हैं
कि सर अगर ये करंट होगी इंडक्टर में तो इंडक्टर का वोल्टेज आगे होगा π/2, मतलब करंट पीछे हो जाएगी। और कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, जो आपका कैपेसिटर में वोल्टेज होगा वो आपका पीछे होगा करंट से बाई π/2। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा I था वो क्या बन जाएगा, यहाँ I है अगर, अच्छा यहाँ नहीं बनेगा ये, अगर ये I है तो ये नीचे बन जाएगा VC। VC मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा हमारा ये वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप कंबाइन कर दीजिए। ये पिछली बातें थी जो आप पीछे सीख के आए हैं। अच्छा जी, अब आप यहाँ से देखिए V और I सेम डायरेक्शन में है। इसका अगर आप फेजर ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिएगा आपकी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो फेजर डायग्राम में मान लीजिए कोई एक EMF मैंने ये ड्रॉ कर दिया E, ठीक है। अब जो V और I है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने जो V है वोल्टेज है, इन दोनों में VR जो है और जो I है ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, क्योंकि दोनों की जो V और I है, ठीक है, दोनों की जो फेज है वो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला है, ये रेड वाला आपका EMF सोर्स, इसका जो एंगल यहाँ से है वो ω/t है, और जो V और R इससे फेज में है, मान लीजिए ये फाई में है। क्लियर यहाँ तक? अब आप देखिए मैंने आपसे कहा कि जो इंडक्टर है वो आगे है करंट से फेज में π/2, तो इसका मतलब क्या होगा, जो फेजर होगा, जो VL होगा, फेजर डायग्राम में VL π/2 क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाओ इसको, तो VL कहाँ पहुँच जाएगा, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये π/2 इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये VL हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और जो VC है वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा π/2 नीचे, ये VC हो जाएगा। फेजर आर वेक्टर, समझ रहे हैं, तो ये वेक्टर है। अब यहाँ पर आप एंगल देखेंगे तो एंगल आप देख सकते हैं इजीली। तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको फेमस जो रिजल्ट मिलते हैं वो ये मिलता है। पहला रिजल्ट जो आपको दिमाग में रखना है, E0 स्क्वायर ये वाला है। मान लीजिए इसका जो आउटपुट है VR, उसका जो पीक वैल्यू है वो V0R है, तो V0R का स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C का स्क्वायर। ये हमारा हो गया वोल्टेज का रिलेशन। जब कभी ये आपसे नीट में पूछा जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट आपकी गलती होगी वहाँ पे। तो जेई में काफ़ी बार पूछा जाता है वोल्टेज से रिलेशन। अब कभी भी आपसे इससे रिलेशन पूछने की चांस अब बनती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो VL माइनस VC कैसे आ जाएगा, देखिए ये आपके यहाँ से 90 एंगल नीचे है और ये 90 एंगल यहाँ से ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जैसे ही आप इसको पलटा के यहाँ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, VL माइनस VC, ठीक है। और ये आपका है VR, ये अगर पलटा के लाएंगे तो VL माइनस VC हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया पैरेललोग्राम लॉ से वो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, जो ये रेजिस्टेंस बच्चों ये है R, और जो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा XL और XC हो जाएगा। तो ये जो इनके बीच में देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसका फेज होगा फाई। और मैं आपको बता दूं इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल पूछ लिया गया अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल तो आप फंस जाओगे। तो डिटेल में टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है इस नीट में। आप खुद ही देखिए, मैं अगर आपसे झूठ बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि नीट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं, मेरे टॉपिक को पढ़ने के बाद या इसको देखने के बाद, समझ रहे हैं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में जब ये वाली वैल्यू को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो करंट की वैल्यू आती है I0 वो आ जाती है E0, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे टाइम बचाना है थोड़ा सा। और जितने भी रिजल्ट यहाँ पे लिखे जा रहे हैं वो सब आपको दिमाग में फिट कर लेने हैं। इसको सॉल्व करेंगे अगर आई आर, ठीक है, आई नॉट आर, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सी, तो उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन के हमारा आएगा। ये आपने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। तो हमें अभी तक क्या याद करना है, इस वोल्टेज, हो सकता है कभी वोल्टेज पूछ ले जाए, आप फंसोगे यहाँ पे, ये आई नॉट और ये पूरा। तो जो आई नॉट है, आई नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओवर जेड। और ये जेड क्या है बच्चों, ये है इम्पीडेंस। इससे इतने क्वेश्चन पूछे हैं और इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये जेड है, ठीक है। तो पहली बात ये आपने समझ में आ गई होगी। दूसरी, इम्पीडेंस ट्रायंगल समझ में आया क्या है, ये भी आ गया होगा। तीसरा, करंट की पीक वैल्यू कितनी होगी, ये आपको आ गई होगी। चौथा, आई नॉट। ये आई नॉट जो यहाँ पर है वो करंट की क्या है, पीक वैल्यू है। अगर आई आर एम एस पूछा जाता है तो आप वहाँ पर पहले आई नॉट निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो आई आर एम एस है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पीक वैल्यू तो आई नॉट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो आई नॉट है। अगर आपको लिखा कि व्हाट इज़ द करंट इन दिस सर्किट, तो वो आई आर एम एस है। और आई आर एम एस और आई नॉट में जो रिलेशन है ना, वो क्या है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। क्लियर है? अच्छा जी। तो यहाँ से जो जेड है बच्चों, इस जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। और जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और इम्पीडेंस की जो यूनिट होती है वो भी ओम होती है। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। समझ रहे? अब जो इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट फेज होगा वो कितना होगा। तो बच्चों रिजल्टेंट फेज हम अगर निकालें तो इसका जो फेज होगा वो होगा आपका, उसको हम इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से ही निकालेंगे, वहीं से निकल के आएगा। तो फेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan phi इक्वल टू XL माइनस XC ओवर R। समझ रहे? तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके अंदर कुछ और ट्विस्ट डालने की ओर, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको LCR सर्किट पता है तो LCR सर्किट आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चाहे आपके पास RL सर्किट हो या आप ये कह सकते हैं इसमें कुछ LCR में केस बनेंगे। LCR में कुछ केस बनेंगे क्या, अगर आपका XL बड़ा हो गया XC से। सपोज कैपेसिटर, अच्छा इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं, XL की वैल्यू हो जाती है ओमेगा L, XC की वैल्यू हो जाती है ओमेगा C और 1 में। तो ओमेगा हो गया 2πf फ्रीक्वेंसी बाई L और ये हो जाएगा 1/2πf ओवर C। मैं कंप्लीट आपको टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद हम कुछ PYQ करेंगे। ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है बच्चों, इसमें ये बात ध्यान रखना कि XL बड़ा है XC से। अगर छोटा होगा तो XC माइनस XL करना पड़ेगा, जनरली बड़ा ही होता है। तो LCR सर्किट में कुछ केस बन सकते हैं, जैसे कि पहला केस ये बना कि अगर XL XC से बड़ा हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से अगर छोटा हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इंडक्टिव से छोटा हुआ, तो ऑब्वियस बात है जो वोल्टेज होगा L के अक्रॉस वो भी ज़्यादा होगा C से। तो जो हमारा यहाँ पर फेज होगा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर फेज होगा वो कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा tan phi इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। एक और रिलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप पावर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको cos phi दिया रहता है, तो cos phi इक्वल टू R बाई जेड निकल के आता है, वो भी इसी से निकल के आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस केस में tan phi इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा क्या है XL, तो XL बड़ा है तो इसको आप बोल देंगे इंडक्टिव सर्किट। कैसा सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। इन केस अगर ये छोटा हो जाता है, जैसे XL आपका XC से छोटा हो गया, तो VL जो वोल्टेज है VC से छोटा हो गया, तो फेज जो होगा इस केस में आपका वो XC माइनस XL बाई R हो जाएगा। अगर ये फेज होता है तो इस केस में जो हमारा
सर्किट होगा वो कैपेसिटिव सर्किट कहलाया जाएगा। अगर आपसे कोई कहेगा कि भैया करंट की क्या वैल्यू होगी, तो इंस्टेंटेनियस जो करंट आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और इस केस में जो करंट दिया जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दो केस तो आपने देख लिए। मान लीजिए तीसरा केस आपका फिर बन के आया यहाँ पे कि एक्सएल एक्स सी के बराबर हो गया। इसको मैं एफ नंबर 2 दूंगा, अभी आपको बता देता हूँ फिलहाल थोड़ा बहुत। तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी दोगे तो वी एल आपका वी सी के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही वी एल वी सी के बराबर हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएंगे। तो ई कितना हो जाएगा, ओनली रजिस्टर वाला। तो इस केस में जो आपका फेज हो जाएगा वो हो जाता है 0 डिग्री, और सर्किट प्योरली रजिस्टिव होगा। प्योरली वर्ड भी लगा सकते हो यहाँ पर, कैसा होगा, रजिस्टिव होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस केस में जो आपकी करंट हो जाएगी वो आपकी फिर कितनी निकल के आएगी, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा जो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसको मैं बाद में फिर बताऊंगा, अभी आज मैं इसके क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा। इस कंडीशन को अगर मैं नाम दे दूं, रेजोनेंस नाम की कंडीशन भी कहते हैं। मैं बाद में इसको अगली एफ नंबर 2 में इसको करवाऊंगा विद इसके क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं जनरली वो ये पूछे जाते हैं, जैसे ये आई नॉट है, आपको जेड के टर्म में पूछा जाएगा अगर, तो देखिए बच्चों जो आई नॉट है, आई नॉट क्या है, ई नॉट बाई जेड, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई जेड। मे भी आपको आई नॉट ना पूछा जाए तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, तो आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ओवर जेड, क्योंकि दोनों से रूट टू आएगा, और जब रूट टू आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो ये था मेरा एक सर्किट का थोड़ा सा रफ आइडिया। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और समझें इसमें। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये डाउट रहता है, सर एसी में बहुत फॉर्मूले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, और जेड की जो वैल्यू थी बच्चों वो थी रूट आर स्क्वायर, और जेड का नाम क्या है, इम्पीडेंस। एक्सल और एक्सी जो है वो भी रिएक्टेंस है, वैसे वो रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो आप उसको कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देंगे, उसे इंडक्टिंग बोल देंगे, ठीक है। अब ये जेड की वैल्यू है। यहाँ से हमने एक बात और देखी कि जो फेज है टेन फाइव वो है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, इसको हमने निकाला इम्पीडेंस ट्राइंगल से। एक और बता दूं, पावर फैक्टर की बात करूं, कॉस पाई इक्वल टू आर बाई जेड। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सर, हमें इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कब आई आर एम एस निकालना है, कब ई आर एम एस निकालना है। तो बच्चों मैं फिर बता देता हूँ आपको, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो इसका मतलब है आई नॉट। अगर आपसे बोला है पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब आई नॉट। अगर लिखा है उसने व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, आई आर एम एस, व्हाट इज द आई आर एम एस, तब तो क्लियर है। तो जब भी वो आपको ये नहीं बताएगा कि पीक वैल्यू है या मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये। और वैसे भी आपको अगर मैं बताऊँ, इसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, इसकी वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कट गया, फिर भी यही निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अच्छा एक्स एल और एक्स सी आपको ऑलरेडी पता है कि एक्स एल होता है ओमेगा एल, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूलों का दिखाता हूँ फंडा। दो तरह से आपके फॉर्मूले हो सकते हैं। पहले फॉर्मूले, जब कोई टू कंपोनेंट यूज हुआ हो, तो दो कंपोनेंट अगर यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हो सकता है सर, जैसे दो कंपोनेंट में पहला हो सकता है जब आपने आर और एल यूज किया है, आर और सी यूज किया है, आर और आर एल आर सी और एल सी यूज किया है। दूसरा ये हो सकता है आपका जब आपने सिंगल कंपोनेंट लिया है, सिंगल कंपोनेंट, ठीक है। मैं इसको नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन कभी इससे ये अलग टॉपिक हो गया थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, अब आप देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए। तो अगर ये केस होता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, फेज वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा, सिंगल में तीन केस बनेंगे, 1 2 3।
जब सिर्फ आर हो, जब सिर्फ एल हो, जब सिर्फ सी हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब सिर्फ आपका आर हो, तो जब सिर्फ आर होगा तो मैं आपको बताऊँ बच्चों, आर के केस में एक्सएल नहीं होगा, एक्ससी नहीं होगा, तो दोनों को 0 0 कर दो, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई आर। सर फेज कैसे निकालें, अरे दोनों नहीं है तो 0, तो 10/0, और 5 कहाँ पे 0 0। अच्छा सर ऐसे याद करते हैं, हाँ भैया ऐसे ही याद करते हैं, समझ रहे। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है यहाँ पे। अगली बारी एल की है, तो एल के केस में मैं आपसे क्या कहूँगा कि आर को 0 कर दो, सी को 0 कर दो, तो सर आई नॉट क्या हो जाएगा, तो आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स एल। सर यहाँ पे कितना होगा, ई नॉट हो जाएगा आई नॉट एक्स सी। सर फेज की बारी आई, तो इस केस में जब फेज आप लगाएंगे तो इस केस में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, 5 इसमें 90, इसमें भी 5 आपका 90। बस ये ध्यान रखना, अगर आपका इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में जो आपका फेज है, ठीक है, करंट जो है 90 का एंगल बनाएगी आपका उसके साथ, किसके साथ, एप्सिलॉन या वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, प्लस 90 का बनाएगी इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। अब वही बात करें आगे थोड़ा सा, जब ये दो कंपोनेंट होंगे तो यहाँ पर दो कंपोनेंट में आप क्या करिए, ये दो होंगे तो आप यहाँ पर सी हटा दीजिए, तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। सर फेज कितना होगा, 10/5 इक्वल टू एक्स एल बाई आर। तो ऐसे ही आप सबके निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वीडियो लंबी हो गई है, मैं इतना लंबा इसको नहीं करना चाह रहा था, कोई नहीं, आपने सीखा इससे, मेरे को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी जो हमने पढ़ा क्या वो ऑथेंटिक था, आप मेरे पे भरोसा क्यों करेंगे, क्या पता मैं अपने व्यू के लिए कर रहा हूँ ये काम, तो आपको मेरे पे भरोसा ऐसे नहीं करना है भैया, जब तक आपको पता ना लगे टीचर सही है, समझ रहे हैं बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं, मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका टाइम पास करते हैं, तो आपको उनसे बचना है। पहला क्वेश्चन 2023 में आया था, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सीरीज एलसीआर, सबसे पहले टॉपिक हमारा एफएटी आ जाए सीरीज एलसीआर, ठीक है। एल दिया है 10, सी दिया है 1 माइक्रोफेरेड, आर भी दिया है, कह रहा है द फ्रिक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेजोनेंस एफईटी नंबर 2 होगी हमारी, लेकिन फिर भी मैं इसको करता हूँ। रेजोनेंस कहाँ पे होगा, हमने अभी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना तो किया था कि रेजोनेंस होगा जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा। तो आपने कहा सर एक्सएल होता है ओमेगा एल और ये होता है ओमेगा 1/ओमेगा सी। आपसे क्या पूछा है, द फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी के लिए पहले आप इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/LC। तो ये जैसे ही आपने निकाला तो ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। तो ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2πf, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा/2π। ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2π√LC। एल की वैल्यू पुट करिए, सी की वैल्यू पुट करिए, और आपको आंसर मिलेगा लगभग 1.59 के आसपास, वो भी किलो हर्ट्ज़ में। आप इसको खुद कैलकुलेट करिए, मैंने टाइम बचेगा इसलिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। आप कहोगे सर अगर एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करवा देते तो मज़ा आ जाता, चलिए देखते हैं फॉर्मूले का रिवीजन। ठीक है, मैं जानता हूँ बच्चों कि क्या क्या कमियाँ रह जाती हैं, क्या क्या हमारा यहाँ पर फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो आपको भी ऐसे अवेयर रहना है। तो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था आई नॉट होता है ई नॉट बाई जेड, और जेड की वैल्यू होती है ई नॉट बाई √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये रूट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब बात आती है सर वोल्टेज का भी आपने कुछ बताया था, तो ई नॉट जो पावर सोर्स या वोल्टेज सोर्स का हमारा वो है वोल्टेज सोर्स का, तो वो हो गया वी आर जो आर के अक्रॉस है प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो वोल्टेज भी हो गया। सर आपने फेज भी बताया था 10/5 इक्वल टू होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई
आर, और यहीं से मैंने आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल बताया था, ये आर है, ये फाई है, और ये एक्स एल माइनस एक्स सी है, और ये जेड है, और यहीं से कॉस फाई भी बताया था, और कॉस फाई होता है आर बाई जेड, और इसको बच्चों पावर फैक्टर भी कहते हैं। आगे जब पावर निकालोगे आप वहाँ पे काम आएगा, या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेजुरेंट कब होगा वो मैं आपको बताइए, एक्स एल माइनस एक्स सी। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीट 2023 अगेन क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि आपको दिया है एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, तीनों दिए हैं, ये भी दिया है, और आपको फ्रीक्वेंसी भी दी है। कह रहा है कि फाइंड जेड। अब बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस बार 2023 का क्वेश्चन है और जेड निकालना है। तो सर आपने अभी तो बताया जेड की वैल्यू, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है। तो जेड इक्वल टू आप क्या रखिए, रूट आर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, तो थोड़ा बेसिक मैथ करके आइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक्सएल और एक्ससी जो है हमारा, उसमें बड़ा क्या है छोटा क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक्स सी आपका यहाँ पर क्या है 10⁻³ ओवर पाई इंटू 10⁻⁻6। तो -6 10⁻3, तो यहाँ पर एक्स सी जो हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, एक्स सी आपका हो गया एक्स सी माइनस एक्स एल। आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो स्क्वायर ही हो रहा है ना। आप एल माइनस सी भी कर सकते हैं, माइनस करके तो उतना ही आएगा। चलो आप वही कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। वैल्यू रखिए, देखिए एक्स एल क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा आपका ओमेगा एल, एक्स सी हो जाएगा आपका 1/ओमेगा सी। अब आप कहेंगे सर ओमेगा की वैल्यू क्या रखें, तो ओमेगा हो गया 2πf, 2πf एल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2πf/c। एल निकालिए, सी निकालिए, आर आपको ऑलरेडी दिया है, सबकी वैल्यू रखिए, जेड निकाल के कमेंट करिएगा कितना आ रहा है। मैं लिख देता हूँ x√5, आप x की वैल्यू कमेंट करिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन जो आपका आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है 2021 में, ठीक है। तो 2021 में जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये करवा दिया कि ये आर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये सी के अक्रॉस वोल्टेज है, और ये आपका ये एल है, एल के अक्रॉस, ये सी के अक्रॉस, और ये आर के अक्रॉस, और यहाँ पे आई नॉट दिया है, करंट की जो पीक वैल्यू है 10√2, और आपको इम्पीडेंस निकालना है। तो आप खुद ही बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो हमारी कहानी यूज होगी वो वोल्टेज वाली होगी, कौन सी, ये वाली। तो ई नॉट हमें दिया नहीं है, तो ई नॉट हो जाएगा √VR² प्लस वी। अब यहाँ पर आप एल करिए या सी करिए, VL माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका दिया है आपको आर के अक्रॉस 40, जो 40 का स्क्वायर, प्लस VL माइनस VC, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 30, 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 1600 9 2500, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। ई नॉट आ गया, जो ये सोर्स लगाया है इसका ई नॉट निकल के आ गया। तो जैसे ई नॉट आएगा तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पीक वैल्यू दी है, जेड निकालना है। तो आपको पता होगा IRMS इक्वल टू ERMS ओवर जेड है। आप इसको ई नॉट के टर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको ई नॉट के टर्म में ब्रेक करेंगे तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, हमें निकालना है जेड, तो ई नॉट बाई आई नॉट, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई आई नॉट। ई नॉट कितना है भैया, ई नॉट आपका निकल के आया है 10 10 10 10 10 का कितना था, ई नॉट आया है आपका 50√2, ठीक है। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10√2, ठीक है। तो ये इंटू √2 भी हो जाएगा ना, इंटू √2, तो ये आपका आ जाएगा, वैल्यू रख लीजिए सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड इक्वल टू 50√2 ओवर, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आई नॉट है 10√2, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50√2 बाई 10√2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने ई नॉट निकाल लिया, उसके बाद आपको पता है जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, मेन फॉर्मूला आपका जो होता है वो होगा IRMS इक्वल टू ERMS ओवर जेड।
तो जेड निकालना था तो ERMS ओवर IRMS कर लिया, ठीक है। अच्छा गलती कर दी मैंने, ये आई नॉट है, आई है सिर्फ, सॉरी ये आई है, तो आई दिया था तो IRMS है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, या क्योंकि उसमें ना ये लिखा था कि करंट जो है वो ये आ गया आपका 10√2, तो जैसे ही आप यहाँ पे 10√2 रखेंगे ईजिली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज LCR है जिसमें AC सोर्स कनेक्ट है, अगर आप L को रिमूव कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि फेज π/3 आ जा रहा है। देखो अगर फेज होता क्या है, tan phi इक्वल टू फेज होता है XL माइनस XC/R, ठीक है। तो अगर आप L को रिमूव कर देंगे तो फेज कितना बचेगा, tan phi इक्वल टू XC/R, मॉड ले लो इसका, ठीक है, ये मॉड ले लो। और अगर आप C को रिमूव कर लेंगे तो फेज आ जाएगा tan phi इक्वल टू XL/R। तो जब आप दोनों को रिमूव कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि जो फेज डिफरेंस है बिटवीन I एंड V इज π/3 एंड व्हेन C इज रिमूव तो फेज डिफरेंस अगेन π/, तो मतलब ये और ये दोनों सेम है। अगर ये 1 और 2 दो अलग अलग लेते हो आप तो दोनों वैल्यू सेम है, तो जब दोनों वैल्यू सेम होंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड सेम होंगे तो राइट भी सेम होंगे, तो XC/R इक्वल टू XL/R, तो ये इससे कट जाएगा, तो XC इक्वल टू XL हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो ये रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में आपको पता होना चाहिए इम्पीडेंस होता जो जेड हो जाता है वो R हो जाएगा, ठीक है। तो cos phi जो पावर फैक्टर है वो हो जाएगा R/Z, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। XL इक्वल टू XC ही आपका रेजोनेंस में होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने विद आप ये बोल सकते हो रेफरेंस कुछ क्वेश्चन आपको करवाए जिससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो ये आज मेरा टॉपिक हुआ सीरीज LCR का, और आप इसको अपने तरीके से तैयार कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली जो हमारी FAT आएगी, FAT फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, वो आएगी रेजोनेंस की, और रेजोनेंस LCR सर्किट का जो दूसरा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप देखें ना बच्चों, अगर आपके जो अल्टरनेटिव करंट है अगर आप उससे प्रीवियस ईयरली देखें तो लगभग अगर मैं काउंट करूं 90 से 95 से, तो आपसे 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 55-50 के आसपास, और उस 55-50 में 20 क्वेश्चन LCR के पूछे गए हैं। तो हमें LCR छोड़ के नहीं जाना है, समझ रहे हैं, उसको अच्छे से करके जाना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैक्सिमम मैं इसको आधा घंटा तक करूँगा ताकि आप जल्दी जल्दी इनको कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर वाइज PYQ टाइप हो रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, एक बार क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे फिर मैं आपको PYQ चैप्टर वाइज पूरे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, विशिंग ऑल द बेस्ट। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, दीपक क्लासेस फॉर JEE, उसमें मैं कभी कभी क्वेश्चन पोस्ट करूँगा या कोई जानकारी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, थैंक यू।